वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस में, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस की, सॉरी, है ना। तो हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी एक सेक्शन है, ये काफ़ी एक वैसे तो बहुत मुश्किल पार्ट नहीं है प्रोबेबिलिटी, बट क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग का मतलब थोड़ा सा दिमाग को इस तरीके से यूज़ करना पड़ता है कि सोचना पड़ता है कि अच्छा ये वाला केस भी बन सकता है, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोचा जा सकता है ना। तो प्रोबेबिलिटी वैसा टाइप का टॉपिक है कि हमारे थॉट प्रोवोकिंग स्किल्स को थोड़ा सा मजबूत बनाता है, तो उसको मतलब थॉट को प्रोवोक करता है बेसिकली, है ना। इस वजह से ये वाले टॉपिक में हम लोगों का बेसिकली टाइम कम लगता है बट प्रैक्टिस ज्यादा लगती है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके इसके क्वेश्चंस की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास बारी आती है पहले क्वेश्चन की। क्या कहता है, अ बैग कंटेन्स 19 टिकट्स। तो एक बैग है हमारे पास, है ना। इसमें कितने टिकट्स हैं? 19 टिकट्स, ठीक है। 19 टिकट्स हमारे पास, ठीक है। फ्रॉम नंबर्ड फ्रॉम 1 टू 19। कहाँ से? 1 से लेके 19 तक नंबर्ड है। अच्छा, 1 से लेके 19 तक नंबर्ड है। 2 टिकट्स है ड्रॉन रैंडमली इन सक्सेशन विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि पहले एक निकाली, उसको वापस रखा, फिर उसके बाद दूसरी निकाली। मतलब हम लोगों ने पहले निकाली, उसको वापस रखेंगे, तो दूसरी बार जब निकालेंगे तो हम लोग के पास उतनी ही टिकट्स रहेंगी जितनी पहली बार थे, ठीक है। फिर क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टिकट्स ड्रॉन आर इवन नंबर्स। अच्छा, तो हमसे बोला गया है कि दोनों टिकट जो हम लोगों ने निकाली वो क्या है? वो है हमारी इवन नंबर्स। तो देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले पहली टिकट निकालेंगे। पहली टिकट निकालेंगे तो वो इवन नंबर आएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो, 1 हमारा इवन नंबर कौन कौन से इवन नंबर? हमारा 2, 4, है ना, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, है ना, 19 तक। 1 से लेके 19 तक कितने हैं? यानी कि 9 है टोटल। 9 हम लोग के इवन नंबर से किस में से? 19 में से, है ना। तो सबसे पहले अगर हम टिकट निकालेंगे तो हमारा 9/19 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, है ना। पहले टिकट निकालेंगे। और लेकिन अभी भी हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। हम लोग मल्टीप्लीकेशन का साइन तब तक यूज करते रहते हैं जब तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। प्रोसेस कंप्लीट हो जब हम दोनों टिकट्स निकाल लेंगे, है ना। तो हमारा प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी तक एक ही टिकट निकाली। अब हम दूसरी टिकट, अब हमने क्या किया? एक टिकट को निकाला, उस टिकट को वापस रख दिया। अब उस टिकट को वापस रख दिया, तो अब हम दूसरी बार टिकट निकालेंगे। दूसरी बार निकालेंगे तो अब हो सकता है कि हमने वापस से इवन नंबर वाली टिकट निकाली, तो हम लोग क्या हो जाएगा? क्या फिर से हमारा 9/19 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो 9/19 इंटू 9/19, है ना। पहले निकाला तो 9/19, फिर निकाल के वापस रख दिया, तो हमारे पास फिर से जितनी टिकट थी उतनी ही हो गई। फिर हम लोगों ने निकाला तो हो सकता है फिर इनमें से कोई एक आ जाए, तो 9/19 इवन नंबर की फिर से प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ये बन जाएगी। तो ये हो जाएगा 81/361। तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा? 81/361 डिवाइड बाय 361, 0.224। 0.224, है ना, अप्रोक्सीमेटली ये हम लोग का क्या आ जाएगा? 0.224 आ जाएगी पहले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है किसकी? कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए अकरिंग इज, यानी पी ऑफ ए कितना है? पी ऑफ ए है 1/3, है ना। पी ऑफ बी क्या है? पी ऑफ बी है हमारा 1/2, ठीक है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, यानी कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है ना। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी ऑकरिंग। नीदर ए नॉर बी, इसके दो मेथड बताता हूँ। पहला मेथड देखना, तो मेथड वन नीदर ए नॉर बी, यानी कि हमारा ए भी नहीं होना चाहिए, बी भी नहीं होना चाहिए। मतलब ए नहीं होना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए मतलब पी ए बार। तो ए नहीं होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 - 1/3, यानी कि 2/3, ठीक है। और हमारा बी नहीं होना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? हमारा बी नहीं होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 1/2, यानी कि 1/2। कुछ इस तरीके से। तो हमारी बेसिकली क्या, ना ए हो ना बी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। इसमें ना ए हो रहा है और ना बी हो रहा है, यानी ए भी नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना चाहिए साथ में ही, ए भी नहीं हो बी भी नहीं हो। अच्छा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे? क्योंकि अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर ए और बी हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। तो हम ये अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? पी ए बार इंटू पी बी बार, कुछ इस तरीके से। तो पी ए बार कितना है? 2/3, है ना।
और हमारा पी वी बार कितना है 1/2। तो ये हमारा ओवरऑल कितना आ रहा है, ये ओवरऑल हमारा आ गया 1/3 कुछ इस तरीके से। तो हमारा पी की नीदर ए नॉर बी हमारा कितना आ गया 1/3। फिर उसके बाद मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 बेसिकली इसका डी मॉर्गन थ्योरम, यानी कि अगर हम इसको डी मॉर्गन थ्योरम मतलब ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल बार, ए यूनियन बी का होल बार, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पी ए यूनियन बी का होल बार, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी का होल बार, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, है ना, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, कितना आएगा, पी ए यूनियन बी, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा होता है पी ए, है ना, ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से ए यूनियन बी हमारा होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, कुछ इस तरीके से। तो हमारा पी ए कितना आ जाएगा, पी ए हमारा 1/3 है, पी बी हमारा 1/2 है, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज बेसिकली ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, है ना, क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ए पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी मतलब 1/3 इंटू 1/2 यानी कि 1/6। तो 1/3 प्लस 1/2 ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 5, है ना, 5/3 2 6 माइनस 1/6। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा हमारा 4/6 यानी कि 2/3। 2/3 हमारा क्या आ गया, ए यूनियन बी। तो हम लोग को क्या निकालना था, पी ए यूनियन बी का मतलब बार इक्वल्स टू 1 माइनस ये पी ए यूनियन बी। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3। तो हम लोग का फाइनल आंसर इधर से भी 1/3 आ रहा है, इधर से भी 1/3 आना है। तो दोनों मेथड्स अच्छे हैं, दोनों मेथड ध्यान रखना, क्योंकि कब किसकी जरूरत पड़ जाए नहीं पता हमें, है ना। और ये हमारा उस चीज का मेथड भी है, किस चीज का, कि एटलीस्ट देखो ए यूनियन बी का मतलब होता है एटलीस्ट, इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम भी इसका मीनिंग होता है ना। क्योंकि हम लोग अगर इसकी बात करें, ये हमारा है क्या, ये हमारा ध्यान से देखो, ये है हमारा नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी हमारा ये भी है ना, कि ना ए हो और ना बी हो, हमारा ये भी ना ए और ना बी। अब ना ए हो ना बी हो, ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा 1 माइनस पी ए यूनियन बी के, मतलब हमारा एटलीस्ट एक बार तो हो जाए, एटलीस्ट एक बार तो हो जाए, वो होता है हमारा ए यूनियन बी, एटलीस्ट एक बार तो हो जाए। अगर हम उस कंडीशन को भी हटा देंगे कि एक बार भी ना हो पाए, तब हमारा कौन सी कंडीशन बनेगी, कि ना ए हो पाए ना बी हो पाए, है ना। तो ए यूनियन बी हमारा होता है एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम का कंडीशन भी ए यूनियन बी होता है। होपफुली ये चीज याद रखना, एटलीस्ट कभी भी एटलीस्ट वन ऑफ देम पूछ लिया जाए तो ए यूनियन, यूनियन दिमाग में ऐसे ले आना कि एटलीस्ट वन की बात करी गई तो ए यूनियन हम लोग सोच सकते हैं, है ना, सोच सकते हैं, है ना। और भी चीजें होती हैं, और भी चीजें सोच सकते हैं, वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो होपफुली समझोगे, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्या कहता है, इन अ कंपनी 15% ऑफ द एम्प्लॉइज आर ग्रेजुएट्स एंड 85% ऑफ द एम्प्लॉइज आर नॉन ग्रेजुएट्स, ठीक है। एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी 80% ऑफ द ग्रेजुएट एम्प्लॉइज एंड 10% ऑफ द नॉन ग्रेजुएट एम्प्लॉइज आर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशंस। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that an employee selected at random from those working in administrative positions will be a graduate। तो ये हमारे क्वेश्चन है बेसिकली बेस थ्योरम का। अच्छा, तो हम लोग को पता कैसे चलता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, अगर हमसे पूछा जाता, देखो अगर हमसे कोई चीज बता दी जाए कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज होगी, अभी तक हुई नहीं है, ये चीज होगी, ये चीज क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, तब हम इसको कहेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। अगर सेम तरीके की लैंग्वेज हो और हमसे पूछा जाए कि ये चीज होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तब ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि कोई चीज हो गई है, अब बताओ कि वो इस किस चीज, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि कैसे हुई होगी, है ना। तो अगर पूछा जाए कि हमारी कोई चीज हो चुकी है, पहले ही हो चुकी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ऐसे हुई होगी, यानी कि ये हमारा पार्ट है बेस थ्योरम का। तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो हमने क्या बोला, इसमें बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉय सेलेक्टेड एट रैंडम, एम्प्लॉय को रैंडमली सेलेक्ट कर चुके हैं हम लोग, रैंडमली सेलेक्ट कर चुके हैं, यानी कि फिर उसके बाद पूछा है फ्रॉम दोज वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस विल बी अ ग्रेजुएट, यानी कि हम उसको सेलेक्ट कर चुके हैं। अब हम लोग को ये बताना है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में वर्क कर रहा है तो
ग्रेजुएट होगा या नहीं होगा इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है ना। तो यानी हम लोग पहले ही सेलेक्ट कर चुके। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। बेस थ्योरम का फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना, मैं बेस थ्योरम के फॉर्मूला को समझाता भी रहता हूँ, है ना, साथ ही साथ। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है जैसे P(1/A) बराबर P ऑफ क्या कहते हैं इसको, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 डिवाइड बाय, है ना, P ऑफ E1 P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2, है ना, P ऑफ A/E2, ठीक है, एंड सो ऑन, A/E2 कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं समझाता हूँ इस फॉर्मूले को, है ना। ये फॉर्मूला होता है हमारा बेस थ्योरम का, है ना। तो अब ध्यान से देखो, ये हमारा गिवन का साइन होता है। अब देखो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ए हमारा क्या होता है, ए हमारी वो चीज होती है जो चीज हो चुकी है। यानी कि ध्यान से देखो, इसमें हम लोगों का क्या चीज हो चुकी है, इसमें हम लोग का फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉय सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दोज वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस। अच्छा, तो हम लोगों का कौन सी चीज हो चुकी है, ए हमारा इवेंट है, हमारा ए है इवेंट किसका, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ पर्सन वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में वर्क कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में वर्क कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में वर्क कर रहा है। इसकी क्या है, ये हमारा इवेंट है ए, जो हमारा हो चुका है। जो हो चुका है हम उसको ए इवेंट मानते हैं, ना, जो हो चुका है उसको ए इवेंट मानते हैं। E1 क्या है और E2 क्या है। E1 हमारा वो है कि जिसकी हम लोग को बेसिकली फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, है ना। E1 और E2 ये सब है कि हमको जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ग्रेजुएट होगा। तो ग्रेजुएट हमारा क्या होगा, ग्रेजुएट होगा। और हमारे पास इसमें ध्यान से देखो, ग्रेजुएट होगा तो हमारे कितने एम्प्लॉयज ग्रेजुएट है, 15%। यानी E1 हमारा क्या है, इवेंट of employees being graduate, है ना। और E2 हमारा क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा दूसरी चीज, इवेंट ऑफ एम्प्लॉइज बीइंग नॉन ग्रेजुएट, है ना, नॉन ग्रेजुएट, ठीक है। तो हमारा बेसिकली P ऑफ E1 कितना आ जाएगा, P ऑफ E1 इसमें कितना गिवन है, इसमें गिवन है 15%। 15% मतलब 15/100, है ना। 15% हम लोग के जो एम्प्लॉइज हैं वो ग्रेजुएट है। और P ऑफ E2 कितना आ जाएगा, P ऑफ E2 हमारा आ जाएगा 85%, है ना, यानी कि 85/100, ठीक है। तो हम लोग का ग्रेजुएट का प्रोबेबिलिटी आ गई और P/E2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग को और क्या फाइंड करना है, और हम लोग को बेसिकली फाइंड करना है कि P ऑफ, अब ध्यान से देखो, अब हमारा A/E1 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि गिवन दैट हम लोग का जो एम्प्लॉय है वो ग्रेजुएट है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में वर्क कर रहा है। मतलब हम लोग को पता है, इसमें हम लोग को पता क्या है, नोन क्या है, नोन है इसमें गिवन दैट कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो क्या है, वो ग्रेजुएट है। एम्प्लॉय ग्रेजुएट होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में वर्क कर रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी 80% ऑफ द ग्रेजुएट एम्प्लॉइज एंड 10% ऑफ द नॉन ग्रेजुएट एम्प्लॉइज आर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस। मतलब बेसिकली जितने वो हैं हमारे क्या, जितने वो हैं क्या हमारे कौन से ग्रेजुएट एम्प्लॉइज, उसमें ग्रेजुएट एम्प्लॉइज हैं उनमें से 80% क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में काम कर रहे हैं। तो हमारा बेसिकली A ऑफ E1, है ना, A गिवन दैट E1, यानी कि हमारा E1 गिवन है कि ग्रेजुएट है और हमारे ग्रेजुएट गिवन होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में वर्क कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 80%, यानी कि 80/100। और A/E2 हम लोग का क्या गिवन है, ये है हमारा बेसिकली कितना गिवन है, 10%। ही नॉन ग्रेजुएट होने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में वर्क कर रहा है, तो 10/100। और हम लोग को E1/A फाइंड करना है, मतलब कि हम लोग को फाइंड करना है कि गिवन दैट हमारा जो एम्प्लॉय है वो क्या है, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में काम कर रहा है। अब हमें ये बताने की एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में काम करते हुए कि वो ग्रेजुएट है,
कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में काम तो कर रहा है, कि वो ग्रेजुएट है, हमको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में काम कर रहा है, लेकिन वो ग्रेजुएट है या नॉन ग्रेजुएट है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पी, तो अब हम लोग के पास सारे टर्म्स आ चुके हैं, ये सारे रिक्वायर्ड टर्म जितने भी आ चुके हैं, हम लोग क्या निकालेंगे, पी E1 बाय ए, है ना, जो हम लोग को फाइंड करना है कि गिवन दैट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में काम कर रहा है बंदा, एम्प्लॉय, और हम लोग को फाइंड करना है कि वो हमारा क्या है, ग्रेजुएट है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, पी ऑफ E1, पी ऑफ E1 इज 15/100, 15/100 इंटू पी ए बाई E1, ए बाई E1 यानी कि 80/100, है ना। फिर उसके बाद हमारा आता है ये सेम चीज, ये अब ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी, ये पूरा टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि 15/100 इंटू 80/100 प्लस 85/100 इंटू 10/100। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा ओवरऑल अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाना चाहिए, 15 इंटू 80, है ना, 15 इंटू 80 आ रहा है हमारा 1200 डिवाइड बाय 2 जीरो कटेंगे और 2 जीरो इधर से, तो ये आ जाएगा हमारा 0.12, है ना। और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.12 ये भी, और प्लस 85 इंटू 10 850, है ना, 850 एक जीरो गया, तो 85 डिवाइड बाय 1000, 85 डिवाइड बाय 1000, तो 85 डिवाइड बाय 100 तो 0.85 होता, तो ये 0.085, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0.12 अपॉन 0.12 प्लस 0.0825, मतलब 0.12 प्लस 0.0825, तो 825 नहीं, 0.12 प्लस 0.085, है ना, 0.205, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 0.12 डिवाइड बाय 0.205, तो ये हमारा ओवरऑल आ जाएगा 0.585। ये हमारी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आ गई है इस क्वेश्चन की, है ना, बेस थ्योरम। तो होपफुली समझ में आएगा इसमें करते क्या है। इसमें देखो, हम लोग को कोई चीज गिवन होती है कि ये चीज हो गई है, ये चीज हो गई है, अब बताना है कि ये चीज हो गई है तो वो कैसे हुई है, उसका होने का तरीका क्या हुआ है। तो हमारी चीज जो हो चुकी है हम उसको लेते हैं ए में, ए हम लोग का इवेंट है जो हो चुका है, इवेंट हम लोग का क्या हुआ है इसमें, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ पर्सन वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, ये हमारी चीज हो चुकी है, क्वेश्चन में बताया है। E1 क्या लेंगे, जो इवेंट हम लोग को फाइंड करना है कि ये हुआ है ना, E1 हमारा जो इवेंट हम लोग को फाइंड करना है, हुआ है या फिर नहीं हुआ है, जो भी है ना, E1 E2 E3 ये सब हम वो इवेंट्स लेते हैं जो हुए हैं या नहीं हुए हैं उनमें से। तो E1 हमारा इवेंट है जो एम्प्लॉइज ग्रेजुएट है उसका, और हमारा E2 किसका है कि हमारा एम्प्लॉय नॉन ग्रेजुएट है, तो इसकी हम लोगों ने लिखी प्रोबेबिलिटी ए गिवन दैट E1, यानी कि हमारा जो है कि ग्रेजुएट होने के बाद हमारा जो एम्प्लॉय है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में काम कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 80%। और हमारा ए बाई E2 है, वो क्या है कि हमारा नॉन ग्रेजुएट होने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में काम कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 10%, 10/100। और हमारा फिर E1 बाय ए, E1 बाय ए मतलब बेसिकली ये जस्ट इसका उल्टा, ए बाई E1 का उल्टा, मतलब कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में काम तो कर रहा है, अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो हमारा बेसिकली ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएट है उसकी प्रोबेबिलिटी की तो हमें निकाल ली थी, एंड वो हमारी कितनी आ रही है 0.585। तो कुछ इस तरीके से हम ऐसे वाले क्वेश्चंस करते हैं बेस थ्योरम के, है ना, होपफुली समझोगे। और ये बहुत फिक्स पैटर्न है, इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बस इसमें समझ में आना चाहिए कि हम लोग को फिक्स्ड इवेंट किसको मानना है, हमारा कौन सा इवेंट डिफाइंड करना है, तो बस इतना समझ में आना चाहिए। अभी मैं और सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ए बी सी, इन तीनों को दी गई है ना, देयर चांसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर, अच्छा इनके चांसेस भी बताए गए, तो हम लोग पी ऑफ ए लिख लेते हैं, पी ऑफ ए कितना है 1/2, पी ऑफ बी कितना है, पी ऑफ बी है हमारा 1/3, है ना, और पी ऑफ सी कितना है, पी ऑफ सी है हमारा 1/4, ठीक है। तो अब क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स मतलब, एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स का मतलब कि पहला करे दूसरा करे तीसरा ना करे, या फिर पहला करे दूसरा ना करे तीसरा करे, या फिर पहला ना करे दूसरा करे तीसरा करे। बेसिकली हमारा कि पी ऑफ ए अगर हो और पी ऑफ बी अगर हो, तो हमारा पी ऑफ सी जो है वो नहीं होना चाहिए, है ना। ये है हमारा दो एग्जैक्टली, मतलब ये करे ये ना करे, या फिर पी ऑफ ए हो पी ऑफ बी ना हो, है ना, और पी ऑफ सी हो, है ना, और या फिर हमारा क्या हो, पी ऑफ ए ना हो, पी ऑफ बी हो और पी ऑफ
CO, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? अब हमारा बेसिकली ये भी फाइंड कर लेते हैं। अगर हमारा ये है मतलब P ऑफ A 1/2 है, तो P ऑफ A नॉट ये कितना हो जाएगा? 1 - 1/2, यानी कि 1/2। P ऑफ B नॉट ये कितना हो जाएगा? 1 - 1/3, यानी कि 2/3। और ये हमारा P ऑफ C नॉट ये हमारा हो जाएगा 1 - 1/4, यानी कि 3/4, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा कितना? P ऑफ A यानी कि 1/2 इंटू P ऑफ B, है ना। P ऑफ B मतलब P ऑफ B आ जाएगा हमारा 1/3 और इंटू 3/4, है ना, क्योंकि P ऑफ C नहीं देना है, 3/4, है ना। प्लस P ऑफ A, ये मतलब 1/2, 2/3 और 1/4, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 1/4 और प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू मतलब ये 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। तो ये हमारा फाइनली कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा ऊपर 3, नीचे आ जाएगा 3 2 6, 6 4 24 प्लस 2/24 प्लस 1/24, यानी कि 6/24, यानी कि 3 + 2 + 1 6, 6/24, यानी कि 1/4, बेसिकली 0.25, 0.25 आ रही है। क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है हमारी? एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स की। सेकंड क्या पूछा है हमसे? सेकंड पूछा है कि एटलीस्ट 2 ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। एटलीस्ट 2 का मतलब या तो 2 कर सकते हैं, देखो 3 लोग हैं तो एटलीस्ट 2 का मतलब या तो 2 करें और या तो 2 से ज्यादा करें, यानी कि 2 करें और 2 से ज्यादा मतलब 3 कर लें, यानी कि हमारा या तो 2 कर लेगा मतलब एग्जैक्टली 2, है ना। बेसिकली एटलीस्ट 2, है ना। एटलीस्ट 2 का मीनिंग होता है, एटलीस्ट 2 का मीनिंग हुआ P ऑफ एग्जैक्टली 2, है ना, प्लस P ऑफ एग्जैक्टली 3, है ना, कुछ इस तरीके से, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। लेकिन इसमें तो तीन ही है, तो हमारे पास क्या है? P ऑफ एग्जैक्टली 2 एंड P ऑफ एग्जैक्टली 3। हम लोग के पास केवल 2 ही चीजें हैं, जो कि हमारे पास तीन ही लोग तो हैं जो हम लोग को क्या सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, है ना। हम लोग के तीन ही लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। तो एग्जैक्टली 2 की प्रोबेबिलिटी हम पहले निकाल चुके हैं, कितनी आ रही है? 1/4। तो हमारी एग्जैक्टली 2 की हम लोग निकाल चुके हैं 1/4, लेकिन एग्जैक्टली 3 की मतलब P ऑफ A भी होना चाहिए, P ऑफ B भी होना चाहिए और P ऑफ C भी होना चाहिए, तीनों सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हमारा बेसिकली 1/2, 1/3, 1/4। तो 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/24। तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं, एग्जैक्टली 2 1/4 और एग्जैक्टली 3 1/24। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1/4 प्लस 1/24। तो ये ओवरऑल हमारा आ जाएगा 4 इंटू 6 होता है 24, तो 6 + 1 7, 7/24 आ जाएगा हम लोग का क्या फाइनल प्रोबेबिलिटी, है ना। 4 इंटू 6, तो ये 4 इंटू 6, 6 + 1 7, 7/24, है ना। तो हम लोग का ये आ जाएगा फाइनल प्रोबेबिलिटी किसका? हमारे एटलीस्ट 2 का, है ना। एटलीस्ट 2 का हमारा 7/24 विल बी आवर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके भी अच्छे सवाल आते हैं मैक्सिमम, तो इसको भी मैं अच्छे से बताता हूँ सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम लोग को क्या गिवन है? अ बॉक्स कंटेन्स 30 फ्रूट्स। एक बॉक्स है जिसमें 30 फल है, आउट ऑफ विच 10 आर रॉटन, जिसमें से 10 जो है वो खराब फल है। 2 फ्रूट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, 2 फलों को हमने रैंडमली उठाया 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने 1 by 1 उठाया, एक एक करके उठाया, रिप्लेस किए बिना, मतलब पहले उठाया फिर वापस नहीं रखा उसको, फिर उन्होंने दूसरा उठाया, ठीक है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि पहले उठाया फिर वापस नहीं रखा, दूसरा उठा लिया, ठीक है। तो फिर फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ अनस्पॉइल्ड फ्रूट्स, है ना। तो हम लोग को किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है? अनस्पॉइल्ड फ्रूट्स का। तो हम लोग मान लेते हैं x, लेट x बराबर नंबर ऑफ अनस्पॉइल्ड फ्रूट, है ना, जिसका हम लोग को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, हम उसको x मान लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अनस्पॉइल्ड फ्रूट्स, ठीक है। और फिर फाइनली क्या बोला है? ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग पहले x निकाल लेते हैं, तो x हम लोग बना लेते हैं और px निकाल लेते हैं, px और x। अब देखते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या आ सकती है। देखो हमारे नंबर ऑफ अनस्पॉइल्ड फ्रूट, हमने कितने फल निकाले? हमने निकाले हैं 2 फल, हमने 2 फ्रूट्स निकाले हैं। अगर 2 फ्रूट्स निकाले हैं तो नंबर ऑफ अनस्पॉइल्ड फ्रूट्स कितने कितने हो सकते हैं? एक भी अनस्पॉइल्ड फ्रूट्स ना हो, मतलब बेसिकली हमारे दोनों खराब फल आ जाए। हमने 2 फल निकाले हैं जिसमें से देखो हमारे टोटल कितने हैं, तो टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल हमारे पास 30 फल है, जिसमें से 10 है खराब। अब 10 है खराब और टोटल है 30, हमने अभी 2 कोई भी 2 ऐसे आंख बंद करके ऐसे 2 निकाल लिए। अब आंख
बंद करके कोई भी दो निकाल लिए तो बेसिकली वो कैसे भी हो सकते हैं, हो सकता है दोनों खराब हो सकता है एक खराब हो एक सही हो, है ना, और हो सकता है दोनों ही सही हो, है ना। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ अनस्पॉइल्ड फ्रूट्स यानी कि बेसिकली हमारे पास अच्छे फल हम मान रहे हैं एक्स हमारे अच्छे फल है। तो अगर हमारे पास अगर हमने दो फल निकाले तो हो सकता है अच्छे फल एक भी ना आए, है ना। तो एक्स हमारा क्या क्या हो सकता है, एक्स हमारा 0 हो सकता है ना। हम लोग एक्स की वैल्यूज लिखना चालू करते हैं कि एक्स हम लोग लिखते हैं कि नंबर ऑफ अनस्पॉइल्ड फ्रूट्स, मान लो की बात है 0, यानी कि हमारे पास दोनों फल आ जाए खराब। फिर मान लो एक्स हमारा क्या हो सकता है, एक्स हमारा 1 हो सकता है, मतलब हमारे पास एक अच्छा फल आ जाए एक खराब फल आ जाए। एक्स बराबर 1 मतलब नंबर ऑफ अनस्पॉइल्ड फ्रूट्स एक है, यानी कि एक अच्छा फल आ जाए और एक खराब फल। और एक्स बराबर 2 का मतलब नंबर ऑफ अनस्पॉइल्ड फ्रूट्स 2 है, यानी कि दोनों जो फल मैंने निकाले दोनों के दोनों हमारे पास अच्छे फल आ गए, ठीक है, यानी कि एक भी खराब फल नहीं है। तो अब एक्स बराबर 0 मतलब बेसिकली मैंने जो दोनों फल निकाले वो दोनों फल खराब थे, मतलब मैंने 30 फल थे टोटल मेरे पास, उसमें से जो 10 खराब फल थे मैंने 10 खराब फल में से 2 फल निकाल लिए, है ना। यानी कि मैं कह सकता हूँ 10C2, है ना, मैंने उन 10 खराब फलों में से ही 2 फल निकाल लिए। कितने टोटल फल थे मेरे पास 30C2, मतलब 30 फलों में से मुझे 2 निकालने थे, लेकिन मैंने क्या किया गलती से उन 10 खराब फल में से ही 2 निकाल लिए। तो 10C2 अपॉन 30C2, तो ये हमारा हो गया किसका, कि खराब फलों वाला। फिर उसके बाद x बराबर 1 यानी कि एक अच्छा फल निकाला और एक खराब फल निकाला। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि हमने मान लो की बात हमने निकाल लिया अच्छा फल निकाल लिया, तो उसका क्या हो जाएगा, अच्छा फल निकालने का हो जाएगा हमारा अच्छा फल निकालने का हो जाएगा हमारा 20C1, है ना। 20C1 इंटू 10C1, मतलब हमने 20 में से 20 अच्छे फल थे उनमें से कोई एक फल अच्छा निकाल लिया और 10 खराब फल थे उनमें से कोई एक खराब फल निकाल लिया, है ना। तो कितने में से, टोटल 30C2 में से, ठीक है। और x बराबर 2 यानी कि हमने बेसिकली दोनों अच्छे फल निकाले, यानी कि 20C2 20 अच्छे फलों में से हमने अच्छे फल निकाल लिए कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा ओवरऑल आ जाएगा 10C2 अपॉन 30C2। तो 10C2 हमारा कितना होता है, 10C2 हमारा होता है 10 फैक्टोरियल, है ना, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल, ठीक है। और 30C2 मतलब 30 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 28 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, 8 फैक्टोरियल से ये जाएगा तो ये 10 इंटू 9 बन जाएगा, 20 से ये जाएगा तो 30 इंटू 29 बन जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। तो 10 से ये जाएगा, ये बन जाएगा 3, है ना, ये जाएगा क्या, ये बन जाएगा 3, तो 3/29 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पर ये हमारा आ गया 3/29, है ना। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3/29, ठीक है। अब ध्यान से देखना, p ऑफ x का सम होना चाहिए, ये हमेशा 1 होना चाहिए, ये प्लस ये 1 आना चाहिए हमेशा। तो ये आ रहा है हमारा कितना, ये आ रहा है हमारा 3/29। ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, अगर कुछ गलत आ रहा हो तो हमें पता चल जाएगा, है ना। तो 20C1 यानी कि 20C1 मतलब होता है 20 और 10C1 मतलब होता है 10, है ना। और 30C2 मतलब 30 फैक्टोरियल, है ना, इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 28 फैक्टोरियल। तो 28 से ये जाएगा, ये आ जाएगा कितना 30 इंटू 29, है ना। और ये 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 0 से 0 गया, है ना, 0 से 0 गया। और हमारा क्या हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। 20 इंटू 2 40, 20 इंटू 2 40, 40 अपॉन 3 इंटू 29 87, 40 अपॉन 87, ठीक है। और ये क्या है 20C2 मतलब, इसको फिर से हटाते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पर, है ना। 20C2 यानी कि 20 इंटू 19 अपॉन 30 इंटू 29, यही आएगा फाइनली, है ना। 20 इंटू 19 अपॉन 30 इंटू 29, 0 से 0 गया, है ना। 2 इंटू 19 आ गया कितना, 2 इंटू 19 38 अपॉन 3 इंटू 29 87, तो 38 अपॉन 87, है ना। तो 29 3 से 87, 3 3 से 9, तो 9 49 49 38 49 30 49 30 79 8, हाँ 87, तो सही आ रहा है हम लोग का, ये आ रहा है सही, है ना। क्योंकि इन तीनों को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 87/87 आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करोगे 1 आएगा, यानी कि हमारा ये बेसिकली सही आ रहा है ना। अब ये हमारा सही आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास p ऑफ x हम लोगों ने ये बना लिया, क्या हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोगों ने बना ली। कैसे बनाई, ध्यान देना। हम लोगों ने नंबर ऑफ अनस्पॉइल्ड फ्रूट्स लिखे, फिर देखा कि अनस्पॉइल्ड फ्रूट्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने 2 फ्रूट्स तक निकाले। फिर हम लोगों ने उसकी प्रोबेबिलिटी लिखना स्टार्ट किया। प्रोबेबिलिटी लिखना
स्टार्ट किया, प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। अब उसके बाद हम मीन निकालेंगे। मीन होता है हमारा ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स हमारा बेसिकली होता है, ई ऑफ एक्स हमारा होता है एक्स इंटू पी एक्स। एक्स इंटू पी एक्स मतलब दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस 0 इंटू 3/29, 0 इंटू 3/29 प्लस 1 इंटू 40/87 प्लस 2 इंटू 38/87, है ना। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0 प्लस 40/87 प्लस 76/87 इक्वल्स टू 76 प्लस 40, ये कितना हो जाएगा 76, 7 4 11, 116/87। तो ये हमारा ओवरऑल कितना आ जाएगा 116/87, तो 116 डिवाइड बाय 87 1.33, तो ये हमारा 1.33 आ रहा है क्या फाइनल आंसर हमारे ई एक्स का, यानी कि हमारे मीन का। इसको हम मीन भी कह सकते हैं या फिर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कह सकते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू या फिर मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1.33 आया है, और ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना। और हमने कैसे बनाई मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है ना, वो फुली समझ में आएगा, और एग्जाम्पल करेंगे और समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, टीम इज प्रैक्टिसिंग फॉर एन अपकमिंग राइफल शूटिंग टूर्नामेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर शूटिंग द टारगेट इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शॉट्स आर 0.4, 0.3, 0.2 एंड 0.1 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन शॉट ऑफ टीना हिटिंग द टारगेट। अच्छा, तो टीना का एटलीस्ट वन शॉट टारगेट को हिट करना है। तो अब देखो हमने अभी क्या बात करी थी, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 क्या होता है, एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 प्लस एग्जैक्टली 4 सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो पी ऑफ एग्जैक्टली 1 क्या हो जाएगा, पी ऑफ एग्जैक्टली 1 सॉरी एटलीस्ट 1 सॉरी एटलीस्ट 1 हमारा हो जाएगा क्या, पी ऑफ एग्जैक्टली 1 प्लस पी ऑफ एग्जैक्टली 2, है ना, प्लस पी ऑफ एग्जैक्टली 3 प्लस सो ऑन, है ना। तो पी ऑफ एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3 सो ऑन हमारा क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 की कंडीशन। अब एग्जैक्टली 1 हम लोग के पास 4 शॉट्स है, टीना ने कितने शॉट मारे, 4 शॉट मारे, 4 बार मारा, 4 बार मारा। इसका मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि पी ऑफ बेसिकली क्या आ जाएगा, ए लगा, है ना, बी लगा, पी ऑफ सी लगा, है ना, और फिर डी नहीं लगा। तो ये हमारा नहीं सॉरी, पी ऑफ एग्जैक्टली 1 केवल एक लगा, तो हम कह देते हैं मान लो कि बात सिर्फ ए लगा, सिर्फ ए लगा, बी भी नहीं लगा, सी भी नहीं लगा, डी भी नहीं लगा। फिर हम कह सकते हैं कि हमारा बेसिकली हमारा एक और बनेगा क्या, कि हमारा मान लो की बात है बी लगा, ए नहीं लगा, सी नहीं लगा, डी नहीं लगा। फिर एक और हमारा बनेगा क्या, एक और टर्म बनेगा जिसमें सी लगा और ए नहीं लगा, बी नहीं लगा, डी नहीं लगा। फिर एक और टर्म बनेगा जिसमें हमारा बनेगा कि हमारा डी लग गया और ए नहीं लगा, बी नहीं लगा, सी नहीं लगा। फिर उसके बाद एग्जैक्टली 2 की बारी आएगी। एग्जैक्टली 2 में भी कंडीशंस बनेगी, कौन कौन सी, ए लग गया, बी लग गया, सी और डी नहीं लगा, ए लग गया, सी लग गया, बी और डी नहीं लगा, ए लग गया, डी लग गया, बी और सी नहीं लगा। फिर उसके बाद बी लग गया, सी लग गया, ए और डी नहीं लगा, बी लग गया, डी लग गया, है ना, और ए और सी नहीं लगा, और सी लग गया, डी लग गया, ए और बी नहीं लगा। ये तो एग्जैक्टली 2 की बारी आ गई। फिर एग्जैक्टली 3 में मतलब ए लग गया, बी लग गया, सी लग गया, डी नहीं लगा, ए लग गया, बी लग गया, डी लग गया, सी नहीं लगा, ए लग गया, सी लग गया, डी लग गया, बी नहीं लगा, बी लग गया, सी लग गया, डी लग गया, ए नहीं लगा। और फिर उसके बाद एक और आएगा एग्जैक्टली 4, क्योंकि इसमें 4 और शॉट मारा है, तो एग्जैक्टली 4 में ए लग गया, बी लग गया, सी लग गया, डी लग गया, चारों, है ना। तो इतने सारे कंडीशंस, तो हम इतने सारे कंडीशंस कैलकुलेट करने बैठेंगे। इससे बेटर ऑप्शन पता है क्या, इससे बेटर ऑप्शन है कि एटलीस्ट 1 का मीनिंग क्या हुआ कि कम से कम एक बार कोई चीज तो हुई, कम से कम कोई चीज एक बार तो हुई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उस कंडीशन को हटा दें जिस कंडीशन में हमारी चीज एक भी बार नहीं हुई, तो हमारे पास वही कंडीशन तो आएंगी जिसमें हमारे पास कंडीशन एटलीस्ट एक बार तो हुई। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। इस पूरी चीज को हम लिख सकते हैं, इस पूरी चीज को लिख सकते हैं कैसे, 1 माइनस पी ऑफ एग्जैक्टली 0, यानी कि नीदर वाली कंडीशन की कोई एक बार भी नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ, उसको 1 में से अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास ये पूरा आ जाएगा एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 मतलब एटलीस्ट एक बार तो हुआ, एटलीस्ट एक बार तो हुआ, मतलब एटलीस्ट मतलब बेसिकली 0 टाइम्स तो नहीं हुआ ना, 0 टाइम्स तो नहीं हुआ ना, 0 टाइम्स नहीं हुआ ना, यानी कि उसको माइनस कर देंगे 1 से। तो अब हमारे ये कैलकुलेट करना आसान है। पी ऑफ एग्जैक्टली 0 यानी कि कोई भी चीज एक भी बार नहीं हुई, एक भी बार नहीं हुई का मतलब पी ऑफ ए बार, पी ऑफ बी बार, पी ऑफ सी बार, पी ऑफ डी बार। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए बार कितना आ जाएगा, पी ऑफ ए हम लोग को गिवन है 0.4, तो पी ऑफ ए बार हमारा आ जाएगा 0.6,
है ना। फिर पी ऑफ बी बार हम लोग का कितना आ जाएगा, देखो पी ऑफ बी कितना गिवन है 0.3, तो पी ऑफ बी बार कितना आ जाएगा 0.7। पी ऑफ सी हम लोग को गिवन है 0.2, तो हम लोग का पी ऑफ सी बार कितना आ जाएगा 0.8, है ना। पी ऑफ डी हम लोग को गिवन है कितना 0.1, तो पी ऑफ डी बार कितना आ जाएगा 0.9, है ना। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये कैलकुलेट कर लेंगे और 1 से माइनस कर देंगे, और 1 से माइनस कर देंगे तो फाइनली हम लोग का क्या आ जाएगा, पी ऑफ एटलीस्ट 1। अब इसको एटलीस्ट 1 हमारा वो भी होता है, एटलीस्ट 1 बेसिकली हमारा पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, जो हम लोगों ने अभी यूनियन की बात करी थी ना, तो एटलीस्ट 1 ये भी हो जाएगा। एटलीस्ट 1 इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, है ना, प्लस पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ डी, है ना। फिर उसके बाद माइनस आता है, माइनस आता है पी ऑफ दो का इंटरसेक्शन ए बी, है ना। फिर पी ऑफ ए सी का इंटरसेक्शन ए डी का इंटरसेक्शन, उसको माइनस करते जाएंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे 3 3 वाले, है ना, 2 2 वाले माइनस करेंगे और फिर 3 3 वाले ऐड करेंगे, 3 3 वाले ऐड करेंगे, मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। कुछ ऐसे ऐसे 3 3 वाले ऐड करेंगे और फिर 4 वाले फिर से माइनस कर देंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ये वाला भी लंबा मेथड है, तो हमारे पास छोटा मेथड सिर्फ एक ही यही वाला आया। हमारे पास ये भी लंबा मेथड, ये भी लंबा मेथड है, छोटा सिर्फ यही मेथड है जिसमें हम क्या कैलकुलेट करें, ये एटलीस्ट 1 माइनस दिस टर्म, 1 माइनस दिस टर्म। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 0.7, है ना, 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.9, तो ये 0.3024, है ना। तो 1 माइनस 0.3024, तो ये हमारा ओवरऑल कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.3024, 0.6976, 0.6976। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर, कुछ इस तरीके से। तो होपफुली समझ में आया होगा, ये अलग अच्छा मतलब मैंने डिटेल तरीके से बताया कि सोचते कैसे हैं, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा। भाषा को मैंने समझाया कि भाषा को समझते कैसे हैं, और उसको भी मैंने एक्सप्लेन करके बताया 3 4 तरीके से कि कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, और मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, ताकि जो मेथड याद है उस मेथड से कर सको, है ना। तो मैंने दिमाग खोलने की इसमें थोड़ी कोशिश करी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन क्या कहता है, इवेलुएट करना पी ए यूनियन बी। अच्छा, पी ए यूनियन बी इवेलुएट करना, ए यूनियन बी क्या होता है, ये हमारा होता है पी ऑफ ए, है ना, प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो पी ऑफ ए क्या गिवन है, ध्यान से देखो, तो हम लोग को गिवन है क्या, गिवन क्या है, 2pa बराबर पी बी बराबर 5/13। अच्छा, इसका मतलब पीबी हमारा 5/13 है, पीबी तो हमें डायरेक्ट मिल गया, पीबी हमारा 5/13 है। और क्या गिवन है कि 2pa किसके बराबर है 5/13, यानी कि हमारा पी ऑफ ए किसके बराबर आ गया, पी ऑफ ए हमारा 5/26 के बराबर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद और हमें क्या गिवन है, पी ऑफ ए बार बी, पी ऑफ ए बार बी, ये किसके बराबर है, ये हमारा बराबर है 2/5 के, 2/5 के। तो ये किसका बराबर होता है, ये हमारा होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय नीचे वाला मतलब पी ऑफ बी इक्वल्स टू ये 2/5 के बराबर है ना। तो हमें इससे ये मिल जाएगा, पी ऑफ बी हमारा कितना है, पी ऑफ बी हमारा 5/13 है, तो इसको इधर भेज देंगे, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2/5 इंटू पीबी मतलब 5/13, 5/13, 5 से 5 कटा, ये आ गया कितना 2/13, कुछ इस तरीके से। तो पे पी ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया, तो हमारे पास सारी टर्म्स आ गई। पी ऑफ ए कितना है 5/26 लिख लेते हैं, पी ऑफ बी कितना, पी ऑफ बी हमारा 5/13 लिख लेते हैं, माइनस हमारा क्या है 2/13, ये भी लिख लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5/26, है ना, 5/26 प्लस 10/26 माइनस 4/26, तो 10 + 5 15, 15 - 4 11, 11/26 हम लोग का क्या आ जाएगा फाइनल आंसर पी ए यूनियन बी का, है ना। तो होपफुली समझ में आएगा, इजी सा था, वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, अ ज्वेलरी सेलर हैज प्रीशियस जेम्स इन व्हाइट एंड रेड कलर। एक ज्वेलरी सेलर है जिसके पास प्रीशियस जेम्स है व्हाइट और रेड कलर के, व्हिच ही हैज पुट इन 3 बॉक्सेस, जिसको उसने 3 बॉक्सेस में बंद कर रखा है, 1 2 और 3, 3 बॉक्सेस में बंद कर रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज जेम्स इज शोन इन द टेबल गिवन बिलो। क्या इस तरीके से बॉक्स में बंद कर रखा है कि पहले वाले बॉक्स में 1 व्हाइट है 2 रेड है, दूसरे में 2 रेड है, सॉरी 2 व्हाइट है 3 रेड है, तीसरे वाले में 3 व्हाइट है 1 रेड है, ठीक है। ही वांट्स टू गिफ्ट
2 जेम्स टू हिज मदर। तो वो जो हमारा ज्वेलरी सेलर है उसको अपनी माता जी को क्या करने हैं, 2 जेम्स क्या करने हैं, गिफ्ट करने हैं, ठीक है। तो ही आस्क्ड हर टू सेलेक्ट 1 बॉक्स एट रैंडम। सबसे पहले उसने क्या कहा कि एक बॉक्स इनमें से कोई एक रैंडमली सेलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद एंड पिक आउट एनी 2 जेम्स वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर उसके बाद एक इनमें से सेलेक्ट करने के बाद उस बॉक्स में से 2 जेम्स निकालो बिना देखे, बिना रिप्लेस किए। मतलब पहले एक निकालिए फिर उसको वापस में रखना है, एक निकालिए फिर दूसरा निकालना है ना। तो पहले एक निकालिए फिर दूसरा निकालना है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेलेक्टेड बॉक्स। फ्रॉम द सेलेक्टेड बॉक्स है ना, द मदर सेलेक्ट्स 1 व्हाइट एंड 1 रेड जेम। मदर ने एक व्हाइट और एक रेड जेम सेलेक्ट कर लिया। फिर कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द जेम्स ड्रॉन आर फ्रॉम बॉक्स 2। तो उसमें कैलकुलेट करना है कि बॉक्स जो हम लोगों के जेम्स चुने हैं माता जी ने वो बॉक्स 2 से हैं। तो अच्छा देखो ये किसका है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का। तो हमने क्या कहा, अगर कोई चीज हो चुकी है और फिर कोई चीज पूछी है तो ध्यान से देखो, इसमें मदर ने क्या किया है, मदर हैज सेलेक्टेड, है ना। इसमें क्या बोला है कि द मदर सेलेक्ट्स 1 व्हाइट एंड 1 रेड जेम, यानी कि मदर माता जी ने बेसिकली 1 व्हाइट और 1 रेड जेम सेलेक्ट कर चुकी है, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। अब उन्होंने बेसिकली कोई काम कर लिया, यानी कि एक्टिविटी हैज हैपेंड। एक्टिविटी जब हो जाती है तो वो हमारा सवाल है बेस थ्योरम का। तो ये हमारा बेसिकली बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, ए हम लोग लिखेंगे इवेंट क्या है, ए हमारा इवेंट है प्रोबेबिलिटी, है ना। इवेंट किसका है, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग कौन सा काम हुआ है, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग कौन सा काम हो गया है, 1 व्हाइट एंड रेड जेम ईच, 1 व्हाइट एंड रेड जेम ईच, है ना। वो इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग 1 व्हाइट जो हम लोग इवेंट हो चुका है उसको ए में लिखते हैं। फिर उसके बाद इवेंट कौन सा, E1, E2 और E3, ये हमारे 3 इवेंट्स हैं। क्या हम लोग को फाइंड क्या करना है कि हम लोगों को E1, E2, E3 में हम लोग वो लिखते हैं जो जिसका हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है। किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि बॉक्स कौन सा चुना गया, वो 1 चुना गया, 2 चुना गया या बॉक्स 3 चुना गया। तो आप ध्यान से देखो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स 1, है ना, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स 1, है ना, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स 2, है ना, और ये क्या है, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स 3। ठीक है, हमारे पास ये तीनों इवेंट्स आ गए। फिर हम क्या निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं बेसिकली पी ए ऑफ इवन, ए ऑफ इवन यानी कि ए ऑफ इवन यानी कि गिवन दैट माता जी ने क्या किया, माता जी ने फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया और उससे हम लोग पहले वाले बॉक्स को सेलेक्ट करके क्या किया, एक व्हाइट और एक रेड जेम निकाला। तो पी ऑफ ए बाई इवन ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा बेसिकली इसमें से पहला बॉक्स सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद क्या किया, पहला बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, हमारा तो पहला बॉक्स सेलेक्ट उसको छोड़, सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि पहला बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, यानी कि पी ऑफ इवन, है ना, कि पहला बॉक्स सेलेक्ट करने की, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स वन को सेलेक्ट करने की 3 बॉक्सेस में से बॉक्स 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 सिंपली, है ना। पी ऑफ इवन 1/3 है, क्यों, क्योंकि पहला बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3 में से 1 है। फिर पी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, पी ऑफ E2 ये भी हमारा 1/3 हो जाएगा। पी ऑफ E3 ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों हमारे क्या क्या हो जाएंगे, 1/3। फिर उसके बाद आती है पी ऑफ ए बाई इवन, ये हमारा कितना हो जाएगा कि गिवन दैट हम लोग जो माता जी हैं उन्होंने बॉक्स 1 सेलेक्ट किया, उसमें से एक व्हाइट और एक रेड जेम निकाला। तो बॉक्स 1 से एक व्हाइट और एक रेड जेम निकालेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1C1, यानी कि एक व्हाइट में से एक चुना और एक रेड में, 2 रेड में से एक चुना, तो 2C1 अपॉन कितना, 3 है टोटल। तो 3 में से कोई कितने चुने, 2, 3C2 टोटल 3C2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा बेसिकली आ जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, पी ऑफ ए बाई इवन, है ना, ए बाई इवन ये हमारा आ जाएगा कितना, 1C1 1 into 2 अपॉन 3C2 हमारा कितना होता है, 3C2 3 होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 2/3, है ना। तो पी ए बाई इवन हमारा इतना आ गया, पी ए बाई E2 ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2C1 और 3C1, 2C1 into 3C1, 2 व्हाइट में से एक व्हाइट निकाली, 3 रेड में से एक व्हाइट निकाली, और हमारी कितनी है टोटल, 3 + 2 5 में से 2 निकाली। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 into 3 डिवाइड बाय 10, यानी कि ओवरऑल 3/5। ठीक है, और P ऑफ A बाई E3 ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3C1 1C1, 3C1 into 1C1 अपॉन 4C2, तो ये आ जाएगा 3 into 1 अपॉन
4 × 4 C2 हमारा होता है 6, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। तो हम लोग का P A गिवन दैट E3, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है P E2, क्योंकि हम लोग को बॉक्स 2 का निकाला था ना, E2/A ये हमारा आ जाएगा कितना, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2, है ना, डिवाइड बाय सिग्मा में लिख देता हूं, सिग्मा I बराबर 1 से I बराबर 3 तक P ऑफ EI, है ना, इंटू P ऑफ A अपॉन EI, है ना। तो ये मैंने क्या कर दिया, सिग्मा लिख दिया, मतलब तीनों का एडिशन हो जाएगा कि जितने भी टर्म्स हैं तीनों टोटल प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो ये ओवरऑल हमारा टर्म कितना आ जाएगा, E2 कितना है, E2 है हमारा ये 1/3, है ना, इंटू A/E2 हमारा कितना है 3/5 डिवाइड बाय हमारा क्या आ जाएगा 1 बाय ये E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/3 इंटू 2/3 1/3 इंटू 2/3 प्लस 1/3 इंटू 3/5 प्लस 1/3 इंटू 1/2, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये 3 से 3 का 1/5 होता है 0.2, नीचे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/9 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, 2 डिवाइड बाय 9 यानी कि 0.22 प्लस 0.2 प्लस 1/6, है ना, 1 डिवाइड बाय 6 यानी कि 0.167, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 0.222 प्लस 0.2 प्लस 0.167, है ना, 0.589, तो हमारा ये आ जाएगा कितना 0.2 अपॉन 0.589, तो ये हमारा कितना आ जाएगा फाइनली 0.2 डिवाइड बाय 0.589 यानी कि 0.339 यानी कि 0.34 अप्रोक्सीमेटली 0.34 हम लोग का क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, है ना, अप्रोक्सीमेटली 0.34 विल बी आवर फाइनल आंसर। तो होपफुली समझ में आएगा ये वाले सेकंड क्वेश्चन से और अच्छे से कि हम लोगों ने क्या किया, कैसे बेस थ्योरम को अप्लाई किया, है ना। ये हम लोगों ने ए को क्या माना, जो इवेंट हो चुका है E1 इंटू E3 को वो माना जो हमारा इवेंट हुआ है, इवेंट हम लोग को फाइंड करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका इवेंट, और जो नहीं हुआ है वो माना है, मतलब E2 हमारा जो इवेंट हुआ है, E1 E3 जो इवेंट नहीं हुआ है, यानी बॉक्स 1 से नहीं सेलेक्ट किया, बॉक्स 3 से नहीं सेलेक्ट किया, तो इन तीनों को साथ में लिख लेंगे, फिर इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, A/E1 निकाल लेंगे, है ना, और इस तरीके से हम E2/A निकाल के हम लोग अपना जो है बेस थ्योरम का सवाल कर लेंगे, ठीक है। होपफुली समझोगे, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। क्या बोलता है, अ प्राइमरी स्कूल टीचर वांट्स टू टीच द कांसेप्ट ऑफ लार्जर नंबर टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2। एक प्राइमरी स्कूल के टीचर है जो अपने क्लास 2 के बच्चों को लार्जर नंबर यानी कि ग्रेटर नंबर का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता है। टू टीच दिस कॉन्सेप्ट ही कंडक्ट्स एन एक्टिविटी इन हिज क्लास। तो उसने, टीचर ने क्या किया कि अपने क्लास में एक एक्टिविटी कराई। क्या कराई कि ही आस्क्ड द चिल्ड्रन टू सेलेक्ट 2 नंबर्स फ्रॉम द सेट ऑफ नंबर्स गिवन एज 2 3 4 5 वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। तो उसने बच्चों से कहा, टीचर ने बच्चों से कहा कि एक सेट ऑफ नंबर्स उसने दे दिया 2 3 4 5 और बोला कि इसमें से कोई भी नंबर उठाओ, 2 3 4 5 में से कोई भी एक नंबर उठाओ, फिर उसके बाद दूसरा नंबर उठाओ विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब पहले एक नंबर उठाया उसके बाद उसको वापस नहीं रखना है, फिर दूसरा नंबर उठाना है ना। तो एक नंबर उठाया, दूसरा नंबर उठाया। तो अब ध्यान से देखो, एक लौती बात इसमें ये है कि ये 2024 का क्वेश्चन है PYQ, और इसमें बोनस मिला था। इस क्वेश्चन में बोनस इस वजह से मिला था क्योंकि बेसिकली हमने से बोला गया है कि टीचर ने कौन से नंबर दिए 2 3 4 5 उठाने को। तो अगर किसी बच्चे ने 2 उठा लिया तो अब उसके बाद वो 3 4 या 5 ही उठा सकता है, उसके पास उठाने के लिए अब वापस है 2 नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास ये वाला जो है कि 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 जो इसमें लिखा हुआ है ये पॉसिबल नहीं है ना, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ बाकी चीजें ही पॉसिबल है कि मान लो की बात 2 उठा लिया, फिर 3 उठा लिया, 2 उठा लिया, फिर 4 उठा लिया, मान लो की बात है ना, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो ही आस्क्ड द चिल्ड्रन टू सेलेक्ट 2 नंबर्स फ्रॉम अ सेट ऑफ नंबर्स गिवन एज 2 3 4 5 वन आफ्टर द अदर without replacement. All the outcomes of this activity are tabulated in the form of ordered pairs given below. और सारी एक्टिविटी को कुछ इस तरीके से क्या किया है, tabulated फॉर्म में कर दिया है हम लोग का। बेसिकली ये और ये क्या होगा, हम इसको मान के चलेंगे ये हम लोग के पार्ट क्वेश्चन का ही पार्ट नहीं है, हम लोग सही क्वेश्चन का पार्ट के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो हम लोग के लिए ये और ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वन आफ्टर अदर हम लोग को 2 3 4 5 में से उठाया। तो अगर मान लो की बात मैंने 3 उठा लिया, तो अब अगर मैं 2 उठाऊंगा
तो अब मैं बेसिकली या तो अगर मैंने 3 उठा लिया तो अब मैं 2 उठा सकता हूँ, 4 उठा सकता हूँ, 5 उठा सकता हूँ, वापस 3 नहीं उठा सकता। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं पॉसिबल, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ ये खाली पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्टिविटी आर टैबुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन बिलो, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में कर दिया गया है, ठीक है। फिर कंप्लीट द टेबल गिवन अबव, हमारे टेबल को कंप्लीट करना है। तो ध्यान से देखो ये क्या है 2, 2, 2, 3, 2, 4, यहाँ क्या आ जाएगा 2, 5 है ना। फिर 3, 2, 3, 3 यहाँ आ जाएगा 3, 4 है ना, 3, 5, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 5, 3, 5, 4, 5, 5 तो इधर 5, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया अपनी टेबल को कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ी सी छोटी है बट हाँ होपफुली समझ में आ रहा होगा, मैंने बोल के बता दिया है ना। फिर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैविंग वन लार्जर नंबर, हम लोग के टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसमें से एक नंबर जो है वो बड़ा नंबर है दूसरे से। तो ध्यान से देखो इस वाले में 2, 2 में दोनों बराबर है, 3, 3 में दोनों बराबर है, इसमें दोनों बराबर है, इसमें दोनों बराबर है। 2, 3 में 3 बड़ा है यानी कि एक लार्जर नंबर इसमें है। 2, 4 इसमें भी एक लार्जर नंबर है, 2, 5 इसमें भी एक लार्जर नंबर है, यानी कि हम लोग का बेसिकली ये जिसमें भी नंबर्स इक्वल नहीं है उसमें एक नंबर पक्की बात है बड़ा होगा, क्योंकि हम 3, 2 लें या 2, 3 लें कोई ना कोई में तो हमारा 3, 2 लेंगे तो 3 बड़ा आएगा, तब भी 2, 3 लेंगे तो भी हमारा 3 बड़ा आएगा। यानी कि अगर हम इक्वल वाला सेट नहीं लेते हैं, यानी कि ये और ये सेट को हटा दें तो हमारे पास जितने सेट बचे उसमें से एक नंबर तो पक्की बात है कि एक बड़ा ही आएगा। इसका मतलब टोटल कितने, टोटल हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो उसमें से हम 16 में से अगर हम 4 हटा दें, 1, 2, 3, 4 हटा दें तो हमारे पास कितने बचे टोटल 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 हमारे वैसे हैं जिनमें से एक नंबर जो है बड़ा नंबर है, यानी कि हमारा जो बी है, बी पार्ट है, ए पार्ट में तो टेबल कंप्लीट करनी थी, बी पार्ट में हमारे पास 12 पेयर्स आ जाएंगे, 12 ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे जिनमें एक नंबर जो है हमारा बड़ा है। फिर सी पार्ट हमसे क्या कहता है, हम लोग को टेबल फिल करनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बना लेते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल, तो इस तरीके से है ना, कैसे तो इस तरीके से, ठीक है। ये 3, 4, 5, ठीक है। ये क्या है हमारा x और ये है हमारा p ऑफ x बराबर x, वैसे भी कुछ नहीं है, ये हमारा p ऑफ x ही है ना। तो x हम लोग की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, x हमारा देखो x क्या है, लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स इन द ऑर्डर्ड पेयर। तो x हमारा क्या है, x डिनोट करता है हमारा लार्जर नंबर। अच्छा तो लार्जर नंबर क्या क्या हो सकता है, लार्जर नंबर 2, 2 में से क्या हमारा 2 लार्जर है, नहीं भाई हमारा 2 लार्जर थोड़ी, दोनों बराबर हैं लार्जर थोड़ी ना। 2, 3 में से लार्जर नंबर क्या है हमारा 3, 2, 4 में से लार्जर नंबर क्या है 4 है, 2, 5 में से लार्जर नंबर क्या है 5 है। तो हम अगर ध्यान से देखें तो अगर इन सब में कंपेयर करें तो 2 हमारा कभी भी लार्जर नंबर हो ही नहीं सकता। तो x हमारा क्या क्या हो सकता है 3, 4 या 5, जो कि हम लोग को टेबल में भी गिवन है, सही बात है। इसका मतलब x हमारा 3 हो सकता है, 3 किससे लार्जर है 2 से लार्जर है, 4 किससे लार्जर है 2 और 3 से लार्जर है, 5 किससे लार्जर है 3, 4 और 2 तीनों से लार्जर है ना। तो हमारे तीनों में अगर हम p ऑफ ये लिखें क्या, लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स इन द ऑर्डर्ड पेयर, नाउ कंप्लीट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर x गिवन बिलो। हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भरते हैं जिसमें से 3 हम लोग का क्या होगा लार्जर नंबर, 3 लार्जर नंबर है किसमें हम लोग का, एक तो ये वाला है ना, मैं क्रॉस मारता रहता हूँ जो हम लोग का क्या है, क्रॉस नहीं मारता हूँ मैं, काम करता हूँ सर्कल कर देता हूँ, ठीक है सर्कल कर देता हूं जिसमें 3 हम लोग का लार्जर नंबर है, 3 हम लोग का लार्जर नंबर है इसमें 2, 3 में, तो इसमें हम लोग का क्या है 3 लार्जर नंबर है, ठीक है। और हम लोग का 3, 2 इसमें भी 3 लार्जर नंबर है ना, कुछ इस तरीके से। तो हमारे 2 केसेस हैं, कितने में से 12 में से, हम 12 ही कंसीडर करेंगे, इन 4 को तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, क्वेश्चन गलत है ना, बता चुके हैं। तो हमारे पास कितने हैं 2 आउट ऑफ 12, ठीक है। अब 4 किसमें बड़ा नंबर है, अब इसके लिए हम टिक मार देते हैं, तो 4 इसमें बड़ा नंबर है, 2, 4 में, 3, 4 में है ना, 3, 4 में, 4, 3 में और 4, 2 में, इन सब में हमारा जो 4 है वो क्या है, वो बड़ा नंबर है। तो हमारे बेसिकली 4 है, 4/12, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा बेसिकली ये बड़ा नंबर है। फिर उसके बाद बात आती है कि 5 किसमें बड़ा नंबर है, तो 5 हमारा है बेसिकली 5, 2 में, सॉरी इसमें हम क्रॉस मारते हैं, है ना, 5, 2 में, 3, 5 में, 4, 5 में है ना, 5, 4 में, 5, 3 में और 5, 2 में, इन सब में हमारा बेसिकली 5 बड़ा नंबर है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6/12
6/12। तो इन तीनों का सम क्या आना चाहिए, कभी भी लगे कि हम ये मैंने सही लिखा है नहीं, तो इन तीनों का सम हमेशा 1 आना चाहिए। ऐड करके देखो, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12/12 1। हाँ, तो हम लोग का ये सही आ रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सी प्रिंट कर लिया। फिर फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फोर्थ पार्ट कहता है हम लोग का डी पार्ट की पी ऑफ एक्स लेस देन 5। एक्स लेस देन 5 का मतलब हुआ कि पी ऑफ x बराबर क्या क्या हो सकता है, x हो सकता है लेस देन 5। लेस देन 5 मतलब 3 या 4, तो x बराबर 3 प्लस p ऑफ x बराबर 4, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा इसका मतलब। तो x बराबर 3 कितना है, x बराबर 3 है 2/12, और x बराबर 4 कितना है, 4/12। तो 2 + 4 6/12 यानी 1/2 हम लोग का ये आ जाएगा फाइनल आंसर, है ना। तो p लेस देन 5 मतलब 3 और 4 वाले को ऐड कर रहे हैं सिंपली, कुछ इस तरीके से। फिर क्या बोला है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब होता है बेसिकली हमारा मीन। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन ही पूछ रहा है, तो मीन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 3 into दिस, 3 into 2, 3 into 2/12 प्लस 4 into 4/12 प्लस 5 into 6/12। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 2 6/12 प्लस 4 4 16/12 प्लस 5 6 30/12। तो ये हमारा आ जाएगा 30 + 16 46, 46 + 6 52, 52/12। तो ये हमारा 52/12 आ जाएगा 26/6, 26/6 13/3। 13/3 हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू इसकी। तो 13/3 विल बी आवर फाइनल आंसर, है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका। तो होपफुली समझ में आ गई वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक और करके बता दिया, है ना, होपफुली समझे होगे। एंड इसी के साथ हम लोग का ये वाला जो लेक्चर है ये यहीं पर समाप्त करते हैं। अब बाकी वाले क्वेश्चन जो है हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये लेक्चर भी बहुत लंबा नहीं कर रहा, इसमें भी काफी चीजें कवर हो गई हैं। बाकी क्वेश्चन हम बाकी लेक्चर में कवर कर लेंगे, हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो अब मिलेंगे दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी चला जाए फिर, बाय बाय।